Good evening, जी, Jai Hind, Namaste to all. I'm your host, Professor Bhim, South Asia Research Institute for Minority. I'm working as a research associate, and today we have very honorable person with us, Ashok Kumar Megwal sir. He's from Bihar, and Ashok Megwal is social activist, Ambedkar, anti-caste advocate, and author with the experience in law, political science, and public administration. He is actively works for social justice, caste equality, Ambedkar thoughts, and grassroots advocacy. तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको वेलकम कहते हैं अशोक साहब कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। जी, शुक्रिया, बिल्कुल। अब हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अशोक साहब आपसे मेरा पहला सवाल है, क्या आप हमें अपने पर्सनल सफर के बारे में बता सकते हैं? आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से एक्सपीरियंस रहे जिन्होंने आपको जाति बेस्ड भेदभाव और जाति के खिलाफ आवाज उठाने और काम करने के लिए इंस्पायर किया? बिल्कुल, आपने बहुत जायज़ सवाल किया है और इसमें ऐसा है कि देखो जातिवाद के खिलाफ लड़ना और मैं इसमें कैसे आया, इसमें ऐसा है कि मेरे खुद के साथ कास्ट एट्रोसिटीज़ हुई थी, मतलब भेदभाव हुआ था। जब स्कूल में था, तब भी जी। होता था। जैसे स्कूल में हम लोग जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो आज भी वो चीज़ें देखने को मिलती है गाँवों में कि कास्ट होती है। हम लोग वैसे ऐसे कम्युनिटी में आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं जिसे, और जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, सवर्ण बोलते हैं, वो आज भी भेदभाव करते हैं। हम बस अब स्कूल में थे, तो हमें मतलब मुझे खुद को अलग से खाना खिलाते थे। तो कास्ट हमने स्कूल में भी देखी। दूसरा, गाँव में भी हम लोग रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें मतलब जैसे है, ऐसी कम्युनिटी है, उनको निम्न कैटेगरी कहते हैं और उनकी जो सवर्ण कास्ट की मेंटालिटी है, तो वो हमें गाँव में भी झेलनी पड़ी। वहाँ पे भी हमारे साथ भेदभाव होता था। ये शुरुआती दौर था जब हम छोटे थे कि हम स्कूल में गए, फिर वापस कॉलेजेस गए, शहर में आए और समझने लगे हम लोग। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने पढ़ा, संविधान को समझा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे मेरे खुद के साथ जब कास्ट के आधार पर जातिवाद हुआ, तो मुझे भी लगा कि ये जातिवाद होता है। तो मैंने कहा इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सामाजिक मूवमेंट से जुड़े, हमारे हक अधिकार है उनके लिए लड़े हम लोग। जब कॉलेज में थे हम लोग प्रोटेस्ट करते थे आरक्षण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। तो फिर हमारा एक मूवमेंट जुड़ गया कि हमें अन्य लोगों के लिए भी, अगर हम जब हमारे मेरे साथ भी हुआ है, तो लोगों के साथ में कितना होता होगा हमारे कम्युनिटी के। तो धीरे धीरे हमने बच्चों के स्कॉलरशिप के मुद्दों को लेकर, आरक्षण को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट करते थे। दिल्ली हम लोग, जब मैं कॉलेज में था, तो हम लोग वहां जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे हम लोग रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर। जैसे अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर अभी धरना चल रहा है ये हमारे यहाँ के, आरक्षण हटाओ। तो हम लोग वहां जाते थे आरक्षण बचाओ के लिए, आरक्षण जिंदा रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग, क्योंकि आज भी देखो मानसिकता लोगों की ऐसी है कि वो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सामाजिक न्याय के लिए हमें आरक्षण दिया हुआ है, एस सी एस टी ओबीसी को दिया हुआ है। वैसे सवर्णों को भी 10% आरक्षण दे दिया, फिर भी उनकी पीड़ा है कि भाई आरक्षण हटना चाहिए हमारा। तो ये जो देखो ये घटनाएं होती हैं, तो उनको लेकर हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े, उनका भी स्ट्रगल था, उन्होंने जातिवाद झेला, उनके साथ में भी स्कूल में भेदभाव होता था, बाद में भी हुआ। फिर उन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, तो हम लोगों ने उनकी प्रेरणा ली। और इस प्रकार से जो आपने सवाल किया है, तो उसी बेस को हम लोग, मैंने अपने अनुभव के आधार पर ये चीजें देखी और हम लोग आगे बढ़े। जी। थैंक यू अशोक साहब। आपने बहुत डिटेल के साथ और तफसील के साथ बताया आपके बचपन से लेकर जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं भेदभाव को लेके। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे कि अम्बेडकर की सोच ने आपको जाति बराबरी और समाजी इंसाफ को समझने में किस तरह मदद की? उनकी सोच का आपकी जिंदगी और आपके काम पर क्या असर पड़ा है उनका?
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं तो मानता हूँ कि वे विश्व के आइकॉन हैं। और उन्होंने जिस संघर्ष, जिस दौर में जब देश गुलाम था भारत, तो उस दौर में जितना जातिवाद था, उस दौर में जब मंदिर में प्रवेश नहीं होता था, तालाबों से पानी नहीं पी सकते थे, शिक्षा पे पाबंदी थी, तो उस दौर में उन्होंने संघर्ष करके हमारे देश का संविधान बनाया भारत का। और फिर भी आज भी लोग उनको घृणा की नजर से देखते हैं। तो बाबा साहब का संघर्ष था, वो हमने फॉलो किया कि उनके साथ में इतना हुआ है, तो हमने उनसे प्रेरणा ली कि उस दौर में वो अकेले थे। इतने भारत में जब जातिवाद की जो जड़ें थी बहुत मजबूत थी, गहरी थी, तो उन्होंने अकेले इतना स्ट्रगल करके हमें कुछ दिया है। हमें यहाँ पे SC ST एक्ट दिया, हमें आरक्षण दिया, उनके बदौलत मिला हमें। और जब हमने कास्ट झेली, हमने जाति उत्पीड़न हमने झेला, तो हमें बाबा साहब का वो संघर्ष का दौर याद आया कि बाबा साहब का संघर्ष था वो। आज हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं, आज हम लोग वकील बनने हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, बड़े बड़े नौकरी में जाते हैं, आरक्षण मिलता है, तो हमारे नेता भी बनते हैं, MP बनते हैं, MLA बनते हैं। तो ये उनका दिया हुआ सामाजिक न्याय था। तो प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, पीड़ित के लिए इतना कुछ किया है। तो बिल्कुल, तो वो हमारे एक मनोबल को भी आगे बढ़ाता है कि बाबा साहब ने इतना स्ट्रगल करके इतना किया है, तो हम तो आज आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। और आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, तो हम बाबा साहब के स्ट्रगल के आधार पर उनके दिए हुए अधिकारों के लिए लड़ते भी हैं और उनको बचाने का भी प्रयास करते हैं। तो बाबा साहब, इस देश में आज भी लोग उनको गणना की नजर से देखते हैं, लेकिन हम लोग प्रतिवर्ष उनकी जयंती मनाते हैं। और हम लोग नहीं, पूरा विश्व मनाता है। तो वो हमारा आइकॉन है, उनका संघर्ष देखा है और वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जी। थैंक यू वेरी मच अशोक साहब। बाबा जी की आइडियोलॉजी को जो आपने उसको अडॉप्ट किया और उस पे आप चल रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में भी काफी ज्यादा सुधार भी आ रहा है, चीजें इम्प्रूव भी हो रही हैं। तो एक अगला सवाल है मेरा। एक बहुत बड़ी घटना घटी थी 2015 में, अ, जो डेंगस, मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएशन हाँ, जो डांगावास एरिया है, डांगावास डांगावास क्या बोलते हैं, हाँ। जी हाँ, डेंगस। तो वहां पे जो इतना बड़ा वायलेंस का वाकया हुआ था, उसकी असल वजह क्या थी, क्यों हुआ था? आपके ख्याल में ये वाकया हमें कास्ट बेस्ड भेदभाव और हम्म। हिंसा के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, वो एक हमारे राजस्थान में हमारे लिए काश्तकारी अधिनियम बना हुआ है, एक्ट है, जिसमें हमारी जी जो दलित, वंचित तबके के लोग, SC ST के उनकी जो जमीन होती है कृषि भूमि, वो कोई दूसरा सवर्ण हो या OBC हो, वो नहीं खरीद सकता है। तो डांगावास केस था, इसकी शुरुआत होती है 1964 से। वहां एक दलितों की जमीन थी और उस समय कानून बना था कि भाई आप लोग दूसरे वर्ग की इस जमीनों को नहीं खरीद सकते। तो एक्चुअली में क्या होता, गांवों में जो दलित वर्ग हैं, गरीब होते थे उस समय भी, और उन्होंने वो जमीन थी, वो जाट समुदाय बोलते हैं जिनको, संपन्न एक कम्युनिटी है, उनको गिरवी दी कि भाई आ, आप हमें पैसा दो और हमारी जमीन आप गिरवी, मतलब आप इस पे काम करो। कुछ समय बाद में उन्होंने वो पैसे वापस लौटा दिए, लेकिन जाटों ने फिर क्या किया कि वो जमीन वापस दी नहीं उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हमने तो खरीदी है, तो उनके मन में लोभ लालच आया। तो ऐसे करते 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 फिर 2015 का, मतलब 2010 में होता है, शुरुआत होती है। तो फिर कोर्ट में केस आता है और वो जमीन वापस मेघ वालों के पक्ष में आती है, डंगावास के। जी फिर क्या होता कि वहां के जो लोग थे, वो डंगावास है, वो उसको राजस्थान की जाटलैंड कहते हैं, मतलब जाटों की राजधानी। तो उन्होंने एक पंचायत बुलाई कि भाई ये जमीन है, हम आपको नहीं देंगे, ये तो जाटों की है। तो फिर मेघ वालों ने कहा कि भाई जमीन तो हमारी है, आपके पैसे लिए थे वो वापस दे दिए। वो वहां गए नहीं उस मीटिंग में। एक पंचायत थी, तुगलक की फरमान था उनका, वो नहीं गए। तो फिर वो खेत में थे, तो फिर वो गांव से 200 लोग वहां गए,
ट्रैक्टर लेके, हथियार लेके, बंदूकें लेके, लाठी कुल्हाड़ी जो भी। तो उन्होंने 5 दलितों को ट्रैक्टर से किले से कुचल कर उनकी हत्या कर दी। और 11 लोग थे, उसमें महिलाएं भी थी, वो जख्मी हुई। फिर उसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जी। बीएस सेकेंड ईयर में उसे मैं कर रहा था। तो इतनी बड़ी घटना हुई, हमने हमने भी प्रोटेस्ट किया था उस समय। और फिर उसमें गिरफ्तारी हुई। फिर इसमें सीबीआई थी, जो हमारी भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन संस्था है। तो उसने फिर जांच की इसमें, और उन्होंने चालान पेश किया। उसके बाद में ट्रायल चला 11 साल लंबा। 11 साल ट्रायल के बाद में अभी फैसला आया, सभी को उन्होंने बरी कर दिया संदेह का लाभ देके। उसमें भी क्या था कि वहां पर उस गांव, जो मेड़ता नागौर का है, पीड़ित का कोई केस लड़ने को तैयार नहीं था। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट उपलब्ध नहीं हुआ था, इतनी मतलब विडंबना थी, डरते थे उन लोगों से। और फिर जो जज था, वो भी आरोपी की जाति का था। उन्होंने पक्ष लिया, क्योंकि जाति होती है, जाति के आधार पर फैसले होते हैं। तो उनको बरी कर दिया। उसके खिलाफ में फिर हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले जयपुर में प्रोटेस्ट किया था, हम सब वर्ग के लोगों ने। और फिर भी सरकार ने उसमें वापस अपील करने की बात कही है। कल ही नोटिफिकेशन उसमें आया है, इसमें सीबीआई वापस हाई कोर्ट में अपील करेगी। हम लोग भी उसमें, क्योंकि हमने खुद जातिवाद का दंश झेला है, तो हम मेरी भी मैं भी उस गांव गया था, उसके गांव गया था मैं, पीड़ितों के। और अभी मेरी बात भी होती रहती है उनसे। हम लोग प्रॉपरली उनकी हेल्प भी करेंगे और उनके साथ में है। और अपील हाई कोर्ट में भी हम लोग उनकी मजबूत पैरवी करेंगे। तो ये डांगामास एक कास्ट बेस पे दलितों के साथ में उनका नरसंहार हुआ था, जिंदा। लेकिन आरोपी, मतलब कि देखिए आप कोर्ट कैसे फैसले करती है। एक सोचने विचारने की बात है कि उनको बरी कर दिया, तो फिर उनको मारा किसने? जी। बहुत अफसोसनाक ये घटना थी, जिसमें बड़ा सब कुछ हुआ। फिर उनके लोगों को 40 लोगों को मेरे ख्याल से कोर्ट ने रिहा कर दिया था। तो अब इस सारे माहौल को देखते हुए आपके ख्याल में उनकी जो विक्टिम फैमिली है, उनके साथ क्या हुआ, या अब क्या फील कर रहे हैं, और आप इंसाफ के जिम्मेदारी तय करने के सफर में किस मुझे तरह देखते हैं कि आपकी आने आवाज वाले। थोड़ी कट रही है, एक मुझे प्रॉपरली एक बार आपका क्वेश्चन वापस कीजिए मुझे। जी जी, ये जो अभी जैसे हमने बात की कि उनको रिहाई मिल गई 40 लोगों को जो उस केस हम्म। में थे। तो अब आप क्या देखते हैं कि आगे उनकी फैमिली को, जो विक्टिम फैमिली है, उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं? ऐसा है, देखो, हम लोग देखो, आज कानून है, न्यायपालिका है, और लड़ेंगे जीतेंगे कानून के सहारे। यही ने उसमें भी, सीबीआई ने भी उसमें ठीक से पैरवी की होती, तो वो शायद बरी नहीं होते। तो हम्म, ये है कि देखो कि हाई कोर्ट में अपील होगी, तो हम लोग उसमें प्रॉपरली मॉनिटरिंग करेंगे। और उम्मीद तो हम है कि बिल्कुल हाई कोर्ट से अच्छा इसमें रिलीफ मिलेगी पीड़ितों के पक्ष में। और हम्म, पूरा प्रयास करेंगे हम लोग कानूनी रूप से कि उनको वापस हाई कोर्ट उनको सजा, कठोर से कठोर उसको सजा दे। तो अभी हम कुछ दिनों बाद में वापस हाई कोर्ट में इसकी अपील कर रहे हैं, पीड़ितों की ओर से मिलकर हम लोग प्रॉपरली हाई कोर्ट में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और हाई कोर्ट जी, में देखो क्या होता है कि इस केस में कहाँ कमियां रही हैं ट्रायल के दौरान। हम्म, तो हम लोग अभी, हमारे हाई कोर्ट में सीनियर हमारी टीम है, तो हम लोग जी, उसमें डिस्कस करेंगे, हाई कोर्ट में अपील की प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। और कानून पे विश्वास है बिल्कुल कि हम लोग हाई कोर्ट से जीतेंगे। और जो आरोपी है उनको कठोर से कठोर सजा हो, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि 10 साल ट्रायल चल रहा है, हाई कोर्ट में भी हमें मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल हमें विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर। और हम लोग इसमें हम्म, बिल्कुल जितना भी होगा प्रयास, कि अंतिम हम्म, वक्त तक न्याय के लिए लड़ेंगे और न्याय लेंगे हाई कोर्ट से। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं उन फैमिली के साथ और आप लोगों के साथ हैं, जो उनकी पैरवी कर रहे हैं और उनके लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, क्या एक्सपीरियंस रहा है जाति पहचान के भेदभाव को सामना करने के लिए? लोगों को सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आती है? जो एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे लोग लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ होते हैं, तो कौन कौन सी मुश्किल
मोस्टली आपको फेस करनी पड़ती है? आपने बहुत जायज सवाल किया। सबसे बड़ा सवाल है ये कि अ, आज के दौर में जैसे मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जो हम लोग मुद्दे उठाते हैं गरीबों के पीड़ितों के प्रति, हाँ तो जी। देखिए आप कि अमूमन क्या होता है कि लोगों के लिए लड़ना हर कोई नहीं लड़ पाता है। मेरे भी सपना था कि भी मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन मेरे खुद के साथ में कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज हुई, अन्य अत्याचार हुआ, तो फिर मैंने कहा कि हम लोग लोगों के लिए लड़ेंगे। तो फिर मैंने कानून की पढ़ाई की, वकील बना मैं। पिछले अगर मैं देखो, मैंने तो 2000 जब मैं स्कूल में था तो उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में आया तो मैंने सामाजिक न्याय के लिए, SC ST वर्ग के लिए, कमजोर दलित के लिए मैंने आवाज उठाना स्टार्ट किया था। सोशल मीडिया का मंच हो या ग्राउंड हो या सड़क की लड़ाई हो, तो मुश्किलें बहुत आती हैं इसमें। और हर कोई आवाज नहीं उठा सकता है, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो आप इसमें देखो, आपको अगर आप आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले कि आपके मतलब कि हजार दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि जैसे कोई डंगाबाज वाला केस हो गया, अब हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग भी टारगेट पे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं तो फिर एक प्रकार से दुश्मनी होती है। लेकिन हम लोग कानून के रास्ते काम करते हैं, हिंसा का हम लोग बिल्कुल या समर्थन नहीं करते हैं। तो हम लोग जब करते हैं तो पुलिस से लेकर, कोर्ट से लेकर, सरकार से लेकर हम लोग लड़ते हैं, कहाँ कहाँ लड़ना है। अभी जैसे डंगावास वाला हुआ तो हम लोग जयपुर गए, तो जी। हम खुद के स्तर पे गए, हम्म। क्योंकि एक समाज के प्रति एक जुनून है, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति एक हमें विश्वास है कि हमें लड़ना पड़ेगा। तो जी। परेशानियां बहुत आती हैं, आर्थिक समस्या भी आती है, सामाजिक समस्या भी आती है, और वो भी है कि लोगों की नजरों में भी आते हैं कि ये लोग हैं जो ये इनके लिए करते हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, गरीबों के लिए लड़ना, ये सबसे मुश्किल दौर होता है, हर कोई नहीं लड़ पाता है। बिल्कुल। और वही लड़ते हैं जिनके मन में, जिनके दिल में, जिनकी इच्छा शक्ति है वो मजबूत होती है, और वो ऐसे अ, हमलों से डरते नहीं हैं। तो समस्या तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इस दौर में आए हैं तो कुछ ऐसा करे कि इंसानियत बनी रहे, पर ये मोहब्बत भाईचारा बना रहे। तो यही देखते हैं तो फिर मुश्किलें अपने आप कम हो जाती है। जी। बिल्कुल। इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है दूसरा आपसे कि आप ग्रास रूट से पे काम कर रहे हैं और इस लेवल पर आए हैं, तो आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस है? काफी चीजें तो आप क्लियर कर चुके हैं कि बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे केसेस को फेस करना पड़ता है, प्रेशर्स को। तो कोई एक खास ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपका ये एक्सपीरियंस रहा हो? ऐसा है, देखो मैं, चलो खुद की बात करता हूँ। मैंने खुद जी। झेला, उसी भी बात करते हैं। हाँ, तो अम, डांगाबाज जैसा केस मेरे साथ में भी हुआ था। तो मैंने 6 साल कोर्स में मैंने लड़ी लड़ी, और पढ़ाई तो की थी मैंने अलग, फिर पढ़ाई करनी पड़ी मुझे कानून की। तो जी। होता क्या है कि आपका अनुभव बोलता है, आपने जिन चीजों को देखा है। तो मेरे केस में भी ये हुआ था कि जातिवाद जिला, और अंतिम समय तक जो व्यक्ति अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ता है, तो प्रकृति भी उनका साथ देती है। अन्य को समस्या आई, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत है, अपना जज्बा है, कभी हारा नहीं मैं। तो मेरा जमीन केस था, मेरी जमीन पर तो सवर्ण ने पट्टा बनाया था जब 1960 की बात है, जब मेरे पिताजी भी नहीं थे, तो मैंने उस पट्टे को कोर्ट से खारिज करवाया। फिर हिंसा हुई, सरकार ने जमीन कब्जे में ले ली।
कब्जा लिया तो फिर मैंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तो मैंने वहाँ केस जीता, वहां से केस जीता, तो सरकार ने मुझे कब्जा वापस दिया। पुलिस पुलिस फोर्स भेजी वहां पे, मैंने वापस मकान भी बनाया। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। तो ये एक्सपीरियंस होते हैं जो सिखाते हैं कि अगर आप खुद की लड़ी अगर जीत गए, तो फिर औरों की लड़ी तो हम लोग, अगर खुद हार गए तो हम दूसरों की लड़ी कैसे लड़ेंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे राजस्थान में आज भी कहते हैं कि ये अशोक मेघवाल हैं, जो पश्चिमी राजस्थान बोलते हैं उनमें, हमारे इधर। हम्म, जी। तो वहाँ गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए आवाज उठाता है। तो लगता है, लोग कहते हैं कि अशोक जी अब आवाज उठा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मनोबल, इच्छा शक्ति अपने आप मजबूत होती है। तो लड़ने की इच्छा अपने आप होती है कि न्याय के लिए लड़े। जी। थैंक यू अशोक साहब। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो ये जाति भेदभाव है और जो नाइंसाफियां हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना, जो बराबरी के जो मामलात हैं कि बहुत अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो आप उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं आगे, और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आखिर में आप? देखो, मैं तो पैगाम ये दूंगा कि सबसे बड़ा हथियार है वो शिक्षा है। पहले शिक्षित बनो आप। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो फिर आप कैसे लड़ पाओगे अपने हक और अधिकारों को लेकर। तो जब आप अच्छी शिक्षा अर्जित करेंगे, तो अच्छी शिक्षा के लिए भी आपको अच्छे कॉलेजेस हो, तो वहां तक जाए आप, अच्छा एजुकेशन हासिल करो आप। दूसरा, कि वर्तमान दौर में आज हमारा देश हो या विश्व के अन्य को देश हो, युवा हैं, वो किस दिशा में जा रहा है, कौन सी समस्या झेल रहे हैं वो, उनमें पढ़ाई में भी समस्या आ रही है। आज अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो जो सामान्य बच्चे हैं, एस सी एस टी का आते हैं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सरकार से मांग करो कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका जो कॉलेज एजुकेशन है वो बहुत बढ़िया होगा। वहीं से क्या होता है कि आप कॉलेज में जाओगे तो वहां आपको बौद्धिक शिक्षा मिलेगी। आपका मस्तिष्क है, आपकी जिज्ञासा है, आपको जानने की इच्छा बढ़ेगी, आप दुनिया को समझोगे कि क्या है क्या नहीं है। तो यूथ को तो मैं यही कहूंगा कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, इसका सदुपयोग करें, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़े। जैसे हमारे अभी जंतर मंतर पे दिल्ली पे प्रोटेस्ट हुआ था कि पेपर आउट हो गए थे, तो युवा जो जैनजी हैं वो इकट्ठा हुए और सरकार का इस्तीफा ले लिया, शिक्षा मंत्री का। तो यूनिटी होगी तो देश में बदलाव भी आएगा। शिक्षा का हो, रोजगार का हो, जातिवाद के खिलाफ हो। आज हमारे जयपुर में हमारे जो भीम आर्मी है, वो प्रोटेस्ट कर रही है आज, विधानसभा का घेराव कर रही है, और वहां सब युवा है। तो उन युवाओं में वो शक्ति आई, कहाँ से आई कि उन्होंने शिक्षा अर्जित की, सामाजिक आंदोलन उनमें उनमें भाग लिया उन्होंने। बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने पढ़ा, जाना, समझा, और कास्ट उन्होंने देखी, झेली, तो वो अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हुए। तो युवा अगर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी क्षेत्र हो, आप संघर्ष करने वाले संघर्ष भी करेंगे, उनका फील्ड है, आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने संघर्ष किया तो मैं वकालत लाइन में आया, वकालत में आया तो कोर्ट में मैं काम करूंगा, लोगों के काम भी होंगे, पीड़ितों की हेल्प मिलेगी। आप नौकरी में जाओगे, बच्चे नौजवान पीढ़ी है, आप आरक्षण का फायदा उठाते हो, तो आप समाज के लिए आप काम करो। आरक्षण से आप डॉक्टर बन गए, आप आईएएस बन गए, आप टीचर बन गए, आप तो आप गरीबों के लिए काम करो, पीड़ितों के लिए काम करो, क्योंकि आपने आरक्षण का फायदा उठाया। मैं खास तौर पे अपने वर्ग के लोगों को कहूंगा ये, क्योंकि दूसरे वर्ग से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि उनमें वो होती नहीं है दलितों के प्रति। जैसे अभी आज दिल्ली में आंदोलन हो रहा है कि आरक्षण बसाओ, हटाओ, ये आरक्षण हटाना चाहिए। एक 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 अभी वर्तमान जो सरकार है हमारी, उन्होंने एक नया कानून लाया है, यूजीसी, जिसमें अगर कॉलेज लेवल पर जो एस सी एस टी के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं,
उनके साथ में भेदभाव होता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, तो वो लोग उनके विरोध कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को जानो, अपना वोट है वो सही दो, कि आपका नेता अच्छा हो, आपका लोकतंत्र मजबूत कैसे बने हैं, उसके लिए आपका वोट का सही इस्तेमाल करो। पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आगे लाओ पॉलिटिक्स में आप। और क्योंकि अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे, आपके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, आपकी समस्या है उन पे वो नेता लोग ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ा शिक्षा, आप अच्छी शिक्षा अर्जित कीजिए। अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो उसके लिए लड़ो आप। जैसे आज सुबह जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ के स्कूल हैं, तो कुछ स्कूल हैं उनकी हालत बदहाल है। तो जो अभी सीजीपी वाला प्रोटेस्ट हुआ था तो वो लोग वहां गए थे कि स्कूल सुधारो, तो कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। तो हमें ऐसे लोगों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा जो आपकी शिक्षा के लिए लड़ते हैं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो उनके लिए भी आपको आवाज उठानी चाहिए, ताकि क्या है कि जो रियल मुद्दे हैं वो सामने आए, सरकार तक जाए। और सरकार तक तो जाहिर है, जब तक आप विरोध नहीं करोगे गलत का, तो सरकार भी उसमें कुछ नहीं करेगी। तो आप विरोध कीजिए किसी भी चीज का, गलत है तो उसको गलत कहिए। अगर आप सड़क पे नहीं उतर सकते तो आप बोलिए, आप लिखिए आप, लेकिन गलत का साथ मत दीजिए आप। मैं युवा से यही कहूंगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राउंड रियलिटीज को, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सफलता हासिल करें जो आपका मिशन है उसके अंदर। और हम नेक्स्ट टाइम भी आपसे वक्तन ब वक्तन बातचीत करते रहेंगे इन मुद्दों बिल्कुल, पे मैं भी चर्चा। देखो ये करता हूँ। देखो विश्व में है, कोई भी देश हो, सब जगह जो नागरिक हैं खुश रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छी सबको एजुकेशन मिले। तो अब क्या करें, बीच में एक दीवार बन गई ऐसी, नहीं तो हम भी उधर आते। ये तो अब नेताओं के जो भी हैं, यही है कि प्रकृति सबका भला करे, प्रेम मोहब्बत भाईचारा बना रहे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। और शुक्रिया जी। जी। थैंक यू।